नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी की अपील, 22 जनवरी को अयोध्या न आए, सुरक्षा का हवाला दिया, कहा 550 साल इंतजार किया, कुछ दिन और करें। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार यानी कि 30 दिसंबर को अयोध्या में एक जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने वहां पर कहा कि यह ऐतिहासिक क्षण बहुत भाग्य से हमारे जीवन में आया है। मैं भारत के 140 करोड़ देशवासियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं, जब 22 जनवरी को अयोध्या में राम भगवान विराजमान होंगे तब राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को सभी का अयोध्या आना संभव नहीं है। यहां का पूरा कार्यक्रम हो जाने के बाद एक बार परिवार के साथ अयोध्या जरूर आएं। प्रभु राम को तकलीफ हो ऐसा हम राम भक्त कभी नहीं सह पाएंगे। हमने 550 साल इंतजार किया, कुछ दिन और करेंगे। वहीं दोस्तों, पीएम मोदी ने अयोध्या और अन्य स्टेशनों से चलने वाली 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। 15,700 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास भी किया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। विनेश फोगाट ने खेल रत्न अर्जुन अवार्ड लौटाए, पीएमओ के बाहर कर्तव्य पथ पर छोड़े। बजरंग पूनिया बोले, महिला पहलवानों का सबसे बुरा दौर। जी हां दोस्तों, रेसलर विनेश फोगाट ने खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड लौटा दिए हैं। विनेश शनिवार यानी कि 30 दिसंबर को अवार्ड लौटाने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑफिस जा रही थी। इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद विनेश ने अवार्ड कर्तव्य पथ पर ही जमीन पर रख दिए और अवार्ड को हाथ जोड़कर लौटाई। विनेश ने 3 दिन पहले ही पीएम मोदी के नाम 2 पेज की चिट्ठी लिखी थी, जिसमें महिला पहलवानों को इंसाफ न मिलने की बात कही थी। अवार्ड लौटाने पर विनेश ने कहा कि मैं इंसाफ के लिए यहां पहुंची हूं, जब तक इंसाफ नहीं मिलता यह लड़ाई जारी रहेगी। वहीं दोस्तों, बजरंग पूनिया ने विनेश के अवार्ड वापसी का वीडियो शेयर कर कहा कि यह दिन किसी खिलाड़ी के जीवन में न आए। देश की महिला पहलवान सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राजस्थान में 22 मंत्री बने, इनमें 17 पहली बार। एक सीट पर वोटिंग बाकी, इसका प्रत्याशी भी मंत्री बना। राजस्थान में ऐसा पहला मामला। जी हां दोस्तों, राजस्थान में भजनलाल सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने 22 मंत्रियों को शपथ दिलाई। इनमें 12 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार 5 राज्य मंत्री हैं। वहीं दोस्तों, भाजपा ने श्री करुणुपुर सीट से प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री बनाया। यह राजस्थान में पहला मामला है जब चलते चुनाव के बीच प्रत्याशी को मंत्री बनाया गया हो। श्री करुणुपुर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नूर के निधन के कारण चुनाव कैंसिल हो गए थे। वहां 5 जनवरी को वोटिंग है। नियम के अनुसार कोई भी वयस्क भारतीय नागरिक बिना विधायक बने 6 महीने तक मंत्री बना रह सकता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। इंडो नेपाल बॉर्डर पर 6 ईरानी गिरफ्तार, पीएम मोदी के अयोध्या दौरे के मद्देनजर जारी किया था अलर्ट। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे के मद्देनजर जारी अलर्ट के बीच सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है। महाराज जंग पुलिस ने शनिवार को इंडो नेपाल बॉर्डर पर 6 ईरानी नागरिकों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपी फर्जी दस्तावेज के आधार पर भारत से नेपाल में घुसपैठ करने की फिराक में थे। सोनोली बॉर्डर पर शक के आधार पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने उन्हें धर दबोचा। गिरफ्त में आए घुसपैठियों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। सभी काफी समय से अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। दोस्तों, महाराजगंज के एएसपी आदित्य कुमार सिंह ने बताया कि भारत नेपाल सीमा पर 6 ईरानी नागरिक पकड़े गए हैं। इनमें 4 पुरुष और 2 महिला शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बिहार में शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी, नवनियुक्त 1 लाख से अधिक शिक्षकों का फिर से होगा सत्यापन। जी हां दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग ने पिछले महीने भर्ती हुए लगभग 1 लाख शिक्षकों के पुनः सत्यापन का आदेश दिया है। विभाग को शिकायत मिली थी कि प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले और नियुक्त होने वाले उम्मीदवार अलग अलग थे, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पाठक ने 28 दिसंबर को सभी जिला अधिकारियों को लिखे पत्र में 15 जनवरी से पुनः सत्यापन अभियान चलाने का आदेश दिया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी ने कहा, रेल किराया बढ़ा, प्लेटफॉर्म टिकट महंगा हुआ, जनता को क्या चाहिए, सुलभ रेल यात्रा या शहंशाह के बुत के साथ तस्वीर। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव। कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है। राहुल गांधी ने बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में ट्वीट करके रेलवे किराया और रसोई गैस की कीमत को लेकर कटाक्ष किया। राहुल ने कहा कि भारतीय रेल ने हर वर्ग का किराया बढ़ा दिया है। किराए में बुजुर्गों को मिलने वाली छूट को भी खत्म कर दिया गया है। प्लेटफॉर्म टिकट के भी दाम बढ़ गए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल किया कि जनता की मेहनत की कमाई से निचोड़ा जा रहा यह पैसा क्या सेल्फी स्टैंड बनाने के लिए था? भारत की जनता को क्या चाहिए, सस्ता गैस सिलेंडर और सुलभ रेल यात्रा या फिर शहंशाह के बुत के साथ तस्वीर?
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 15 मिनट के रोल से छाए बॉबी देओल तो भाई सनी देओल हुए इमोशनल, बोले लोगों ने उनके साथ अच्छा नहीं किया। जी हां दोस्तों, बॉबी देओल इस वक्त एनिमल की सफलता का जश्न मना रहे हैं, लेकिन एक वक्त था जब कोई फिल्म निर्माता उन्हें पूछ नहीं रहा था। उनमें तब भी भरपूर काबिलियत थी। वेब सीरीज आश्रम उनके करियर का महत्वपूर्ण पड़ाव था, जिसने उन्हें न सिर्फ बुरे वक्त से उबारा बल्कि लोगों को बताया कि वे विलेन के रोल में निभाने में कितने माहिर हैं। अब सनी देओल ने एक बातचीत में बॉबी देओल के करियर के उतार चढ़ाव पर दिल की बात कही। सनी ने कहा कि मैं उनके लिए बहुत खुश हूं। लोग उनके साथ निष्पक्ष नहीं थे, लोग कहते थे कि वे कितने प्यारे लड़के हैं। हर कोई ऐसी बात कह रहा था, लेकिन कोई उनके लिए कुछ नहीं कर रहा था। वे उनकी क्षमता किससे वाकिफ थे। सनी देओल वेब सीरीज आश्रम को बॉबी देओल के करियर का टर्निंग पॉइंट मानते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान मध्य प्रदेश समेत 7 राज्यों में घना कोहरा, हिमाचल यूपी में 5 की मौत, दिल्ली में 80 फ्लाइट्स और 30 ट्रेनें हुई प्रभावित। जी हां दोस्तों, राजस्थान मध्य प्रदेश समेत 7 राज्यों में शनिवार सुबह घना कोहरा देखने को मिला। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 30 और 31 दिसंबर को कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया। हिमाचल और उत्तर प्रदेश में कोहरे के चलते रोड एक्सीडेंट में 5 लोगों की मौत हो गई। उधर लगातार चौथे दिन दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट्स के लेट होने का सिलसिला जारी रहा। सुबह 8 बजे तक 80 फ्लाइट्स और 30 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से नहीं चल पाई। उत्तर रेलवे के अनुसार ज्यादातर ट्रेनें 2 घंटे से 6 घंटे तक की देरी से चल रही थी। वहीं गुरुवार को 134 फ्लाइट डिले हुई थी, जिनमें इंटरनेशनल और डोमेस्टिक उड़ानें शामिल थी। वहीं दोस्तों इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ एयरपोर्ट, हाईवे और रेल रूट कोहरे की वजह से 31 दिसंबर को भी प्रभावित हो सकते हैं। 30 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल दिल्ली में हल्की बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महबूबा मुफ्ती को पुंछ में मारे गए 3 नागरिकों के परिवारों से मिलने से रोका गया, विरोध प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, पुलिस ने शनिवार को पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को पिछले हफ्ते पुंछ में आतंकवादी हमले के पश्चात सेना द्वारा पूछताछ के लिए ले जाने के एक दिन बाद मृत पाए गए 3 लोगों के परिवारों से मुलाकात करने से रोक दिया गया। उनके सपोर्टर्स ने इस बात की जानकारी दी है। वहीं दोस्तों पुंछ के सुरनकोट इलाके में 21 दिसंबर को आतंकवादियों द्वारा सेना के 2 वाहनों पर घात लगाकर किए गए हमले में 4 सैनिक मारे गए थे और 3 घायल हो गए थे। मामले में सेना 3 नागरिकों सफीर हुसैन, मोहम्मद शौकत और सब्बीर अहमद को बाद में पूछताछ के लिए ले गई थी, जो अगले दिन मृत मिले थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान में चुनाव जीतने से पहले ही मंत्री बन गए सुरेंद्र पाल टीटी, कांग्रेस बोली देश में पहली बार ऐसा हुआ। जी हां दोस्तों, 30 दिसंबर को राजस्थान में भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। इस विस्तार के साथ ही एक विवाद ने भी जन्म ले लिया। दरअसल दोस्तों सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को भजनलाल सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। इस फैसले ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि सुरेंद्र पाल सिंह चुनाव जीतने से पहले ही मंत्री बन गए हैं। जयपुर स्थित राजभवन में सुरेंद्र पाल सिंह ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, सुरेंद्र पाल सिंह टीटी श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार हैं। ये श्रीनगर जिले की वही सीट है जिस पर 25 नवंबर को चुनाव नहीं हुआ था। दरअसल इस सीट से 75 साल के कांग्रेस नेता गुरमीत सिंह कुन्नूर विधायक थे। मौजूदा विधानसभा चुनाव में उन्हें फिर से कांग्रेस का टिकट मिला था, लेकिन कुन्नूर का 15 नवंबर को ही निधन हो गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चाय बहुत अच्छी बनाई है और मैं चाय वाला हूं। अयोध्या में पीएम मोदी ने कुछ ऐसी की मीरा माझी की तारीफ। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे की चर्चा जोरों पर है, लेकिन इस बीच एक और नाम काफी सुर्खियों में है। शनिवार को अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी वहां की निवासी और सरकारी योजनाओं की लाभार्थी मीरा माझी के घर गए और वहां चाय पी। चाय की चुस्कियां लेते हुए पीएम मोदी ने मीरा माझी और उनके परिवार वालों से संवाद भी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने चाय के लिए मीरा माझी से तारीफ की। बाद में पीएम मोदी ने मीरा माझी से घर जाने के अनुभव के बारे में कुछ तस्वीरों के साथ एक्स हैंडल पर एक पोस्ट भी साझा की। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इमरान खान के चुनाव लड़ने पर लगा ग्रहण, पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने खारिज किया नामांकन। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में 2024 में होने वाले आम चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान उम्मीदवारी नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने उनका नामांकन खारिज कर दिया है। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक पाक निर्वाचन आयोग ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि इमरान खान ने चुनाव लड़ने के लिए 2 निर्वाचन क्षेत्रों से नामांकन भरा था। 71 वर्षीय इमरान खान अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के बाद से राजनीतिक और कानूनी लड़ाई में उलझे हुए हैं। खान पर उनके पीएम कार्यकाल के दौरान अवैध रूप से सरकारी उपहारों को बेचने के आरोप लगे थे। इसके लिए उन्हें अगस्त में 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। तब से वह सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए हैं। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि
कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। एनपीसीआई 1 जनवरी को सेकेंडरी मार्केट के लिए यूपीआई लॉन्च करेगा। यूपीआई से पेमेंट कर खरीद सकेंगे शेयर्स। अभी आईपीओ की बिडिंग में मिलती है यह सुविधा। जी हां दोस्तों, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई 1 जनवरी 2024 को सेकेंडरी मार्केट के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई लॉन्च करेगा। इसके बाद इन्वेस्टर्स यूपीआई के जरिए पेमेंट करके शेयर खरीद सकेंगे। अभी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि आईपीओ की बिडिंग में यूपीआई के जरिए पेमेंट कर पाते हैं। जब आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं तो उसका पैसा इन्वेस्टर्स के अकाउंट में ही ब्लॉक हो जाता है और जब शेयर्स इशू होते हैं तब अमाउंट डेबिट हो जाता है। अब दोस्तों अब यूपीआई के माध्यम से जल्द ही शेयर्स भी खरीद सकेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। रेजांगला में मेजर शैतान सिंह का मेमोरियल ध्वस्त। कांग्रेस का आरोप बफर जोन में था, चीन के दबाव में तोड़ा। सरकार बोली ऐसा कुछ नहीं हुआ। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा है 1962 में रेजांगला युद्ध के महानायक मेजर शैतान सिंह के चुशुल लद्दाख में बने मेमोरियल को 2021 में ध्वस्त करने की खबर बहुत पीड़ादायक है। इस पोस्ट में खड़गे ने सवाल उठाया है कि क्या यह इसलिए किया गया क्योंकि चीन के साथ बातचीत के बाद अब वह भारतीय क्षेत्र बफर जोन में आ गया है। मोदी सरकार चीनी मंसूबों के आगे घुटने टेक चुकी है। हालांकि यह खबर सामने आते ही एक बार फिर यह सवाल उठने लगा है कि क्या चीन ने वास्तव में भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। हालांकि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने 29 दिसंबर को कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। अमेरिका में भारतीय मूल के परिवार की मौत। 41 करोड़ के बंगले में मिले 3 शव। परिवार पर 83 करोड़ का कर्ज था। जी हां दोस्तों, अमेरिका के मैसाचुसेट्स में रहने वाले भारतीय मूल के एक परिवार के 3 सदस्यों की उनके घर में ही लाश मिली है। इनमें राकेश कमल, उनकी पत्नी टीना और 18 साल की बेटी एरियाना शामिल है। कमल परिवार पर करीब 83 करोड़ रुपए का कर्ज था। उनके बंगले की कीमत 41 करोड़ रुपए बताई जा रही है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने इसे आपसी हिंसा का मामला बताया। हालांकि घर में तोड़फोड़ जैसे कोई संकेत नहीं मिले हैं। तीनों की मौत कब और किस वजह से हुई इसकी जांच की जा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। मोहम्मद शमी वनडे वर्ल्ड कप में इंजेक्शन लगाकर खेलते थे। बाईं एडी की पुरानी चोट के कारण सभी मैच दर्द में खेले। टूर्नामेंट के टॉप विकेट टेकर रहे। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी वनडे वर्ल्ड कप 2023 में लगातार इंजेक्शन लगाकर खेलते थे। शमी के साथ बंगाल के लिए खेलने वाले एक क्रिकेटर ने पीटीआई को बताया कि इस तेज गेंदबाज के लिए बाईं एडी की परेशानी पुरानी है। इस बारे में बहुत कम लोगों को पता है। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप मैचों के दौरान शमी दर्द से जूझ रहे थे, लगातार इंजेक्शन लेते रहे जिससे वो वर्ल्ड कप में खेल सके। शमी इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर भी हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, उन्होंने महज 7 मैचों में 24 विकेट चटकाए और वह टॉप विकेट टेकर रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। दुनिया भर में डंकी का ताबड़तोड़ कलेक्शन। 350 करोड़ के करीब पहुंची किंग खान की फिल्म। जी हां दोस्तों, शाहरुख खान स्टारर और राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में बनी फिल्म डंकी का दुनिया भर में जादू चल गया है। पठान और जवान के बाद किंग खान की तीसरी फिल्म डंकी ने वर्ल्ड वाइड शानदार कारोबार करके एक्टर को एक और ब्लॉकबस्टर दे दी है। डंकी ने जहां दुनिया भर में 300 करोड़ के क्लब में एंट्री ले ली है तो वहीं घरेलू बॉक्स ऑफिस में भी 200 करोड़ के करीब जा पहुंची है। डंकी के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की माने तो डंकी ने 9 दिनों के कलेक्शन के साथ 350 करोड़ क्लब में शामिल होने के करीब पहुंच गई है। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने पोस्टर शेयर कर इसकी जानकारी दी कि 9 दिनों में डंकी ने 340.10 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। केप टाउन में एक भी टेस्ट नहीं जीत सका है भारत। साउथ अफ्रीका ने 41.60% मुकाबले जीते। यही सीरीज का दूसरा मैच 3 जनवरी से खेला जाएगा। जी हां दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला 3 जनवरी 2024 से केप टाउन में खेला जा रहा है। केप टाउन के न्यूलैंड्स मैदान पर भारत ने 6 टेस्ट मैच खेले और एक में भी टीम को जीत नहीं मिली है, जबकि साउथ अफ्रीका ने इस ग्राउंड पर 24 मैच खेले और उन्हें 45.8% यानी कि 10 मुकाबलों में जीत मिली। न्यूलैंड्स स्टेडियम में सबसे सफल विदेशी टीम ऑस्ट्रेलिया है। टीम ने यहां 71% टेस्ट मैच जीते हैं। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को भी इस मैदान पर सफलता मिल चुकी है, लेकिन एशिया की कोई भी टीम यहां एक भी मैच नहीं जीत सकी है। अब एशिया की टॉप टीम भारत केप टाउन में ही 3 जनवरी से टेस्ट सीरीज बचाने के लिए साउथ अफ्रीका से भिड़ेगी। टीम 2 टेस्ट की सीरीज में 0-1 से पिछड़ रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। भगवान राम को अपना उम्मीदवार बना देगी भाजपा। संजय राउत बोले, मंदिर उद्घाटन में पॉलिटिक्स, खूब रैलियां और प्रचार हो रहा, इसमें पवित्रता नहीं है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या दौरे पर हैं। 22 जनवरी को भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले उनका यह पहला दौरा है। इस दौरान उन्होंने अयोध्या में एयरपोर्ट और स्टेशन समेत 15,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम के इस कार्यक्रम को लेकर शिवसेना उद्धव गुट के सांसद और प्रवक्ता संजय रावत ने शनिवार को कहा कि भाजपा राम
राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम का राजनीतिकरण कर रही है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में ऐसा न हो कि भाजपा अगले चुनाव के लिए भगवान राम को ही अपना उम्मीदवार घोषित कर दे। रावत ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने के सवाल पर कहा कि मुझे कोई निमंत्रण नहीं मिला, मुझे वहां जाने के लिए किसी निमंत्रण की जरूरत भी नहीं है। रामलल्ला किसी पार्टी की संपत्ति नहीं है, वह सबके हैं। मैं इतना चाहूंगा कि कार्यक्रम का राजनीतिकरण न हो। मंदिर निर्माण का फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, किसी सरकार का नहीं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के भगवान, फारूक अब्दुल्ला ने कहा। जी हां दोस्तों, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने शनिवार को अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए प्रयास करने वाले लोगों को बधाई देते हुए कहा कि भारत में भाईचारा कम हो रहा है और इसे फिर से कायम करने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। मैं मंदिर के लिए प्रयास करने वाले सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं। मंदिर अब तैयार है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राचीन मंदिर को कौन से आक्रांता ने ढहा दिया था? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भगवान श्री राम के पुराने मंदिर को कौन से आक्रांता ने ढहाया था तो जल्दी से उसका नाम कमेंट्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।